राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं आपके द्वारा की गई मांग पर ही चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ मैसेज मेरे पास आए, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी आपने लिखा कि सर कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक जानकारी दी जाए। तो कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है, जिसको मैं 2 पार्ट्स में लेकर चलूँगा। पहले पार्ट में हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम इंटरनेट या अन्य जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आधार बनाकर हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, ये जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, इसी टाइप के क्वेश्चन उन एग्जाम में बनते हैं जिसमें आपके लिखा होता है कि कंप्यूटर का आधारिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जितना मैं जानता हूं, आपके जो कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें जो कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेंगे उसी को ही आधार बनाते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और इस लेक्चर का जो आधार है वो है आपके पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में कंप्यूटर के व्यवहारिक नॉलेज को आधार बनाकर आए हुए हैं। हालांकि देखिए, कंप्यूटर बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसको इतने कम में नहीं किया जा सकता, बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है और अपने आप में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है। लेकिन यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपके कांस्टेबल का आधार माना गया है। तो कांस्टेबल के आधार पर ही मैंने ये लेक्चर तैयार किया है और आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कंप्यूटर से संबंधित जो भी दुर्भावना और भटकाव की स्थिति आपके दिमाग में बनी हुई है सोशल मीडिया पर, जो आप बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज के माध्यम से अपने इस छोटे से सिलेबस को ख़राब कर रहे हो, उससे आप निजात पा सके। तो इस छोटे से टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो हेडिंग डाल दीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर, इसका जो हिंदी नाम होता है संगणक। संगणक इसका हिंदी नाम होता है। क्या होता है कंप्यूटर? हल्की सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए परिभाषिक तौर पर। एक ऐसी मशीन है जो कि आंकड़ों की गणना जो है आसानी से कर लेती है, कैलकुलेशन आसानी से करती है। सिंपल सी बात है, एक लाइन लिख दीजिए, ऐसी मशीन जो आंकड़े मतलब डाटा, को संग्रहित मतलब इकट्ठा व विश्लेषण एनालिसिस आसानी या सरलता से कर लेती है। एक ऐसी मशीन है जो डाटा को संभाल कर रखती है और उनको एनालाइज कर सकती है। एनालाइज करने का मतलब क्या है? उस डाटा के आधार पर हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। भाई, ये डाटा कौन सा रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हमें ये बता सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें 2 और 2, यदि हम ये कहेंगे इनको जोड़ने से क्या मिलता है तो हमें बता देगा। हम कहेंगे इसको गुणा करने से क्या मिलेगा तो ये बता देगा। सिंपल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं।
तो आंकड़ों का संग्रहण करती है और उनको एनालाइज करने की उसके अंदर क्षमता होती है, वो भी इजीली और सिंपल वे में। क्लियर, ये एक डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है, ये जो कंप्यूटर है इसके जनक कौन है? चार्ल्स वेबेज। ये एक सदाबहार क्वेश्चन है जो कई बार आता है। क्लियर। अब देखिए, एक बात और बताना चाहूंगा मैं कंप्यूटर के बारे में, अलग से बताना चाहूंगा। ये जो कंप्यूटर है वास्तव में आपने एक नाम सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी। आईटी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। उसका मेन बेस जो है वो कंप्यूटर ही होता है। आप चाहो तो इस तरीके से एक बात लिख सकते हो, आईटी का प्रमुख आधार। इसके बगैर आईटी की कल्पना नहीं की जा सकती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में इसको जानते हैं। तो चार्ल्स वेबेज इसके जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, यदि हम कंप्यूटर को डिवाइड करें तो बेसिकली हम कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप कह सकते हो कि कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, और एक होते हैं मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, और एक आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, सुपर कंप्यूटर। और इस सुपर कंप्यूटर पर क्वेश्चन भी आ चुका है, सुपर कंप्यूटर। आइए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा माइक्रो कंप्यूटर की। क्या होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर? देखिए, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, एक शब्द दूंगा उसी से आप समझ में आ जाएगा। इसका जो अन्य नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ही पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरा पर्सनल डेस्कटॉप है, ये मेरा पर्सनल टैब है। ये सब क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो लिख दीजिए, जैसे बहुत ही सिंपल वे से लेके चलना है इसको। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब, ये इसके अंदर आते हैं। अब ये मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर में क्या होते हैं? बहुत सारे मॉनिटर और सीपीयू, मैं बात करूंगा मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। आपने कभी नाम सुना होगा बीपीओ क्षेत्र। बीपीओ क्षेत्र में इनका इस्तेमाल होता है। एक लाइन लिख दीजिए, मिनी कंप्यूटर में इसमें बहुत सारे मॉनिटर व सीपीयू को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक साथ जोड़ देते हैं। बहुत सारे मॉनिटर और सीपीयू में बात करूंगा क्या होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है, भाई इनका प्रयोग तो कहां होगा? पर्सनली। आप अपने पर्सनल डाटा रखते हो, वो इसके अंदर है। भाई आप अपने लैपटॉप में क्या रखते हो? आपका अपना पर्सनल है।
तो वो मिनी, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। और मिनी कंप्यूटर क्या होगा, मॉनिटर और सीपीयू को आपस में जोड़ दिया जाएगा और इसका जो प्रयोग होगा ये बीपीओ क्षेत्र में होता है। बीपीओ क्षेत्र में, अब ये बीपीओ क्षेत्र क्या होता है, एक शब्द, इसका पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये बीपीओ का पूरा नाम होता है। अब देखिए मेन फ्रेम क्या होता है। इसके माध्यम से करोड़ों उपभोक्ताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। करोड़ों उपभोक्ताओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जो कस्टमर होते हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं। ये कौन सा होता है, जैसे अमेजन हो गया, अमेजन पे आप सामान खरीदते हो, और इसके अलावा फ्लिपकार्ट हो गए, आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या है, इसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। लिख दीजिए, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर, ये इसके अंदर आते हैं। आपका व्हाट्सएप, ये सब इसके अंदर आते हैं मेन फ्रेम। उनके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और बीपीओ क्षेत्र में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और पर्सनल जो इस्तेमाल होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। अब सुपर कंप्यूटर अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, एक बड़ा टॉपिक भी है, इसको मैं अलग से लेके चलूंगा। क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर, चर्चा करेंगे हम इसकी अलग से। आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले कंप्यूटर, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले कंप्यूटर होते हैं, एक लाइन लिख देना आप। अब मैं सुपर कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा हूं। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। सुपर कंप्यूटर, वैसे तो देखिए नाम से देख लीजिए, कहते हैं ना ये इससे सुपर है। इसके कहने का मतलब होता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसकी जो क्षमता है, एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा होती है, ज्यादा दक्ष होता है, उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक लाइन लिखिए, ऐसा कंप्यूटर जिसकी क्षमता सामान्य कंप्यूटर की तुलना में
करोड़ों गुना ज्यादा होती है। करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, करेंगे हम उसकी बात। वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें सीपीयू समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल कौन करता है। इस्तेमाल विभिन्न देशों की सरकार करती है। जैसे हम भारत सरकार की बात करें तो सरकार के द्वारा ऐसे कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका आकार बहुत बड़ा होता है, एक बिल्डिंग के समान इनका आकार होता है, अर्थात इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। देखिए इनका जो आकार है बिल्डिंग के समान होता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, अर्थात इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इनका प्रयोग कौन करता है? इनका प्रयोग करता है विभिन्न देशों की सरकारें। जैसे आधार कार्ड का जो डाटा है कहाँ रहेगा? आधार कार्ड का डाटा सुपर कंप्यूटर में रहेगा, नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं होता है, ध्यान रखें ये। अब इतनी क्षमता वाले कंप्यूटर की खोज किसने की थी? ये आपके जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है सेमोर क्रे, ध्यान रखें आप। इनका सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने में काफी योगदान है, इस कारण से इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। एक लाइन लिखिए, इनका सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने में काफी योगदान है। इस कारण से इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखें। अब देखिए, अब सुपर कंप्यूटर को यदि हम और विस्तार दें तो एक शब्द होता है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या है, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सुपर कंप्यूटर में ही हेडिंग डाल दीजिए फ्लॉप्स। क्या है ये? फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन पर सेकेंड। एक तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, भी फ्लॉप्स क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन पर सेकेंड। एक तरीके से यह एक इकाई है, यूनिट है, जो सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापने का काम करती है। तो आपके यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आपसे कहेंगे कि सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापने की इकाई क्या है? फ्लॉप्स। या आपसे कहेगा फ्लॉप्स क्या है?
तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसकी परफॉर्मेंस को आंकने से संबंधित है। एक लाइन लिखिए, यह एक यूनिट है जो सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापने से संबंधित है। क्लियर? अब हम बात करेंगे सुपर 500। देखिए, यह क्या है, एक संस्था है जो कि दुनिया के सुपर कंप्यूटर, जो बेस्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं, उनकी लिस्ट प्रत्येक 6 महीने पर जारी करती है। एक लाइन लिखिए, यह एक संस्था है जो प्रत्येक 6 महीने पर दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी करती है। तो सुपर 500 क्या है? ये सुपर कंप्यूटर की सूची जारी करने वाली संस्था है, प्रत्येक 6 महीने पर जारी करती है। और जो फ्लॉप्स है, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापने की एक इकाई है, यूनिट है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर। उनके नाम आपने ध्यान रखने हैं और विशेष रूप से भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं उनका आपने ध्यान रखना है। दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स। पहला लिखिए, सनवे टाइहुलाइट। नाम से ही पता लग रहा है चाइना का है ये। दूसरा, टियानहे 2, ये चाइना का है। तीसरा, पिजडाइंट, ये स्विट्जरलैंड का है। चौथा, ग्योको, ये जापान का है। टाइटन, ये अमेरिका का है। तो ये दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर है। अब हम बात करेंगे भारत के सुपर कंप्यूटर। इसमें जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसका आपने ध्यान रखना है। पहला सुपर कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है एग्जाम में। ये है परम
8000, परम 8000, 1 जुलाई 1991 को ये हमारे सामने आया था। या आप कह सकते हो इसकी जो पर्टिकुलरली जो खोज हुई थी, जो हमारे सामने आया, ये 1 जुलाई 1991 को आया था। तो ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर। पहला सहस्त्र क्रे XC40। दूसरा आदित्य IBM, या आप कह सकते हो लेनोवा सिस्टम। टिफर कलर बोसोन। चौथा IIT दिल्ली HPC। और पांचवा है परम युवा 2। तो ये भारत के संबंध में टॉप 5 कंप्यूटर है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, इसका आपने ध्यान में रखना है, 1991 में हमारे ये सामने आया था। तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें सदाबहार क्वेश्चन जो मैं मान के चलता हूँ वो ये है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। इस तरीके से ये टॉप 5 कंप्यूटर, जैसे सनवे टायोलाइट, ये किस देश का सुपर कंप्यूटर है, ऐसे बनते हैं। ज़्यादातर मैं जितना मेरा अनुभव कहता है, सुपर 500 क्या है, फ्लॉप्स क्या होते हैं, जनरल क्वेश्चन आपके यही बनेंगे। लेकिन फिर भी हम इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे और जितना हम इसको विस्तार दे सकते हैं एक सीमा तक, क्योंकि ज़्यादा सीमा भी नुकसानदायक होती है, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इनको ही कर लोगे तो एक सही दिशा में चल पड़ोगे आप। नहीं तो कंप्यूटर एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसको हम 2 घंटे या 3-4 घंटे की क्लास में कर सकें। लेकिन आपके जो सामान्य कंप्यूटर की दिशा में छोटी छोटी बातें, आधारिक बातें हमें ध्यान रखनी होती है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। ये सुपर कंप्यूटर का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं कंप्यूटर के पार्ट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस पर काफ़ी क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो कंप्यूटर को क्या है, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर के भाग, ये जो कंप्यूटर के भाग हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हार्डवेयर, और एक होता है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो इनमें अंतर क्या होता है, फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बात करेंगे। देखिए, हार्डवेयर तो वो होता है जिसे फिजिकली टच किया जा सकता है, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे महसूस किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, इसके लिए मेरे पर
मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब एक अलग महसूस है, एक अलग फीलिंग है। तो जिसे महसूस कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, और जिसे फिजिकली टच किया जा सकता है ये हार्डवेयर होता है। एक लाइन लिखिए, इसे फिजिकली टच किया जा सकता है, भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। और ये जो है इसे महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए और मैंने आपको कुछ पेजेस दिए, पेजेस दिए, आपने वो पेजेस ले लिए। ये क्या है? ये हार्डवेयर है। क्लियर? मैंने जो अपने नोट्स है आपको पेजेस के रूप में दिए कि लीजिए, ये तो क्या हो गया? हार्डवेयर है। लेकिन मैंने आपको दूसरे ही पल क्या किया, वो पेजेस आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए। अब आपने जो पीडीएफ के रूप में जो मेरे नोट्स को प्राप्त किया वो क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हुई बात सारी? अब जो पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवाया है उसे आप महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। और जो मैंने आपको डायरेक्ट दिया है उसे आप टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर कॉपी, सॉफ्टवेयर कॉपी, ये आप सुनते रहते हो। क्लियर? अब हम इनकी अलग अलग बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले हार्डवेयर। कौन कौन से हैं? पहला लिखिए इनपुट। इससे कंप्यूटर को संदेश दे सकते हैं। संदेश दे सकते हैं, कंप्यूटर को हम मैसेज कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो हार्डवेयर है इसके आगे लिख देना, ये 5 प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक इनपुट है। अब देखिए, कंप्यूटर को संदेश दे सकते हैं इनपुट के माध्यम से। अब कंप्यूटर को हम संदेश कैसे देंगे, कैसे मैसेज करेंगे? तो एक तो हमारे पास कीबोर्ड होता है, उसके माध्यम से। एक माउस होता ना छोटा सा, उसके माध्यम से हम संदेश दे सकते हैं। एक है स्कैन करके, कहते हैं ना अपनी फोटो स्कैन करके लगा दे, तो वो सूचना हम दे देते हैं, अभी इसका बताओ ये कैसे, कि किसी आदमी का पता करना हो भाई कौन है ये, तो उसकी फोटो स्कैन करके लगा दी हमने, तो उसकी डिटेल आ जाती है, तो हमने मैसेज ही किया है। तो स्कैनर जो है ये संदेश दे सकता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन आया हुआ है प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट नहीं है, ध्यान रखना, प्रिंटर आउटपुट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बात करूंगा। ये किससे संदेश दे सकते हैं? लिख दीजिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर को थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आइए, अब मैं बात करने जा रहा हूं सीपीयू। थोड़े टाइम पहले भी शब्द आया था सीपीयू, पूरा नाम भी इसका पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जानते हैं, और इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है।
मदरबोर्ड होता है उसमें एक चिप लगी होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं। ये जो चिप है इस पे दो क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है, इंटेल है, और एक साइंस से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कि ये चिप बनी किसकी होती है, तो सिलिकॉन की ये बनी होती है। एक लाइन लिखिए, इसमें एक मदरबोर्ड होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। अब देखिए ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, दो बातें ध्यान रखनी है इसकी हमें। एक तो कंपनी कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो जो कंपनी बनाती है वो तो है इंटेल। इंटेल कंपनी बनाती है। एक ये किसकी बनी होती है, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन होता है। निर्मित, सिलिकॉन की बनी होती है ये। एक आप एक नाम सुनते होंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सीपीयू का नया वर्जन है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था आपके कंप्यूटर से संबंधित कि वर्तमान में सीपीयू का नया वर्जन कौन सा है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको सीपीयू का नया वर्जन कहा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे रोबोट, मोबाइल भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको। सीपीयू का नया वर्जन है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, जैसे रोबोट, मोबाइल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस निकालने हैं ताकि आप सीधा एग्जामिनर के दिमाग पर प्रहार कर सको और जो एग्जाम में जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको बखूबी सॉल्व कर सको। नहीं तो कंप्यूटर तो इतना वाइड सब्जेक्ट है जिसे एक या दो क्लासों में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें सजगता और सतर्कता दोनों का परिचय देते हुए अपनी रणनीति तैयार करनी है इस सिलेबस के प्रति। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। हार्डवेयर का जो तीसरा पार्ट है वो कहलाता है मेमोरी। तो इनपुट और सीपीयू के बाद में हम मेमोरी पर चर्चा करेंगे। इस पर काफी क्वेश्चन बने भी हुए हैं। पेज के बीच में लिखिए तीसरा, मेमोरी। ये जो मेमोरी है तीन प्रकार की होती है। एक तो आपने नाम सुना होगा रैम। कहते हैं ना आपका मोबाइल कितने रैम का है,
इसके अंदर रोम कितनी है, रैम रोम, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। एक तीसरा है सहायक। देखिए, एक तो इनके पूरे नाम इंपॉर्टेंट हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नाम से देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, अस्थाई मेमोरी होती है, स्थाई नहीं होती है। ये एक लाइन लिख दीजिए, यह अस्थाई मेमोरी है। यह क्या करती है, कंप्यूटर की गति को बताती है। जैसे आप कई बार, आपका मोबाइल होता है वो धीरे चल रहा होता है, तो आप क्या कहते हो, रैम को साफ कर लेते हो, क्या रैम को डिलीट कर दे। तो रैम को साफ करके, क्लीन करके आप उसकी गति को वापस ले आते हो। तो कंप्यूटर की गति को दर्शाता है ये। एक लाइन लिखिए, यह कंप्यूटर की गति को दर्शाता है। अब ये जो रोम है, ये स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी है। ये जैसे आप इसके अंदर अपने गाने वगैरह रखते हो ना, तो जो गाना आपने सेव किया है वो आपके पास रहेगा, मतलब स्थायी रहेगा। यह कंप्यूटर की क्षमता को बताता है कि उसमें स्टोर करने की क्षमता कितनी है। एक लाइन लिखिए, यह कंप्यूटर की क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी को बताता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वही मेमोरी को रीड करेगा जो आपने इसके अंदर सेव की है। क्लियर। अब सहायक क्या है, कहते हैं ना कि इसमें तो इतनी रोम है, आप चाहो तो अलग से इस पर आप पेन ड्राइव में डाल सकते हो, सीडी में रख सकते हो, डीवीडी में रख सकते हो, ये सारी बातें आप देखते हो। तो बहुत टाइम पहले सीडी चलती थी, सीडी, डीवीडी, फिर बीडी आया। अब आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये सुनते रहते हो। पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, आजकल डीएनए चिप भी आने लग गई। ये सब क्या है, सहायक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें आप अपनी मेमोरी रख सकते हो, जो भी आपका मटेरियल है इसके अंदर सेव रख सकते हो। अब देखिए, आपने कई बार नाम सुना होगा बाइट, बिट। बिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है एक, आप इसको बाइनरी यूनिट भी कह सकते हो। तो अब जो आपके सामने जो बात बताने जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कहूं बिट, ये क्या है, बाइनरी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है बिट, सबसे छोटी यूनिट, ये बिट है। अब देखिए 8 बिट जो है ये मिलकर बनाते हैं 1 बाइट, 1 बाइट, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। तो 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, इसका मतलब बिट सबसे छोटी है, ध्यान रखना, बिट सबसे छोटी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। 1024 बाइट, 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 केबी। केबी, केबी का मतलब क्या होता है,
किलोबाइट, ये किलोबाइट होती है। और 1024 KB मिलकर ये बनाते हैं 1 MB, मेगाबाइट। 1024 MB ये मिलकर बनाते हैं 1 GB, इसको कहते हैं गीगाबाइट। 1024 GB गीगाबाइट ये बनाते हैं 1 TB। टेराबाइट। और 1024 TB ये बनाते हैं 1 PB, पेंटाबाइट। और 1024 PB ये बनाते हैं 1 EB, एक्साबाइट। और 1024 EB ये मिलकर बनाते हैं 1 ZB, जेटाबाइट। जेटाबाइट। एक ध्यान रखना, ये पेंटा नहीं है, ये पेटाबाइट है। PETA, पेटाबाइट है। इसी तरीके से 1024 जेटाबाइट ये बनाते हैं 1 YB, योटाबाइट। और 1024 YB योटाबाइट ये है 1 BB, ब्रोंटोबाइट। और 1024 BB इजिकल टू 1 जियोपबाइट। ये जो जियोपबाइट है ये हाईएस्ट मेमोरी है। हाईएस्ट मेमोरी है ये। आपके जो क्वेश्चन बनता है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो हालांकि बीट, बाइट, केबी, एमबी इन पे आए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन ये जो नई बातें हमारे सामने आई है, जैसे जियोप बाइट हाईएस्ट मेमोरी है, और ये जो है आप कह सकते हो बाइट बिट जो है ये स्मॉलेस्ट मेमोरी है। स्मॉलेस्ट मेमोरी है। सबसे बड़ी यूनिट। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट। दूसरे नंबर पर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी, जियोबाइट। ये है ऐसे, ठीक है। 1024 से इसकी तुलना करते हैं हम। तो ये सारी मेमोरी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। हार्डवेयर के चौथे पार्ट पर हम चर्चा करेंगे आउटपुट। आउटपुट कहते हैं ना, इसका आउटपुट क्या है, मतलब हमें रिजल्ट बताता है, परिणाम बताता है। जैसे मॉनिटर हो गया और प्रिंटर। चौथा लिखिए आउटपुट।
इसमें लिखो, यह हमें परिणाम बताता है, रिजल्ट बताता है, ये परिणाम के बारे में बताता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट है, जबकि जो स्कैनर है ये इनपुट है। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, तो इनको अंडरलाइन कीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं मोडम की। पांचवा है मोडम। इसका जो पूरा नाम होता है MODEM, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये इंटरनेट सेवाओं के लिए होता है। ये इसमें लिखिए, इंटरनेट सेवाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना। सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है इंटरनेट सेवाओं के लिए, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है ये। अब देखिए, इसमें रेडियो वेव्स होती है जो एनालॉग रूप में होती है। तो एक लाइन लिखो, इसमें रेडियो तरंगे एनालॉग रूप में होती है। एनालॉग में होती है ये। एनालॉग क्या होता है? इस टाइप का, ये एनालॉग फॉर्म है, और इसमें ऐसे सुरंग और गर्त के रूप में होती है। आप कह सकते हो कहीं पर मान ज्यादा होता है, कहीं पर मान कम होता है। ब्रैकेट में लिखिए, कहीं पर मान ज्यादा और कहीं पर कम। अब ये इसके बाद में डिजिटल रूप में बदल जाती है। डिजिटल फॉर्म में बदल जाती है। अब ये डिजिटल फॉर्म कैसे होता है? ये ऐसे होता है, इस टाइप से होता है। और जब ये डिजिटल फॉर्म में आ जाता है तो हमें फिर ये सूचना देता है, हमें उसके बारे में जानकारी देता है। ये जो डिजिटल रूप है, इसको आप सिग्नल भी कह सकते हो, डिजिटल सिग्नल, और इसे भी आप एनालॉग सिग्नल भी कह सकते हो। तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होना, ये तो कहलाता है, ये जो काम करता है मॉड्यूलेटर करता है, मॉड्यूलेटर करता है। और ये जो डिजिटल सिग्नल है, ये बाद में एनालॉग सिग्नल में भी बदलता है। अब ये जो एनालॉग सिग्नल में बदलता है, इसे बदलने का काम करता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर होता है ये। तो एनालॉग से डिजिटल सिग्नल मॉड्यूलेटर, और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल ये डीमॉड्यूलेटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल में बदलेगा। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा मॉड्यूलेटर। और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में परिवर्तन होगा, ये काम कौन करेगा? डीमॉड्यूलेटर।
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को हम क्या कहते हैं, मोडम बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे करेंगे ये, देखो। जैसे कांस्टेबल के पेपर, कांस्टेबल के पेपर आपको देखने हैं, नेट पे देखने हैं, तो कांस्टेबल के पेपर की जो लिंक है आप भेजोगे। अब ये जो लिंक है जब आप उसको टाइप करोगे तो ये मोडम क्या करेगा, इसे एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। आपने कांस्टेबल के पेपर की लिंक जो है टाइप की, तो जो मोडम है एनालॉग सिग्नल में बदलेगा और फिर प्रकाश की गति से इसमें उपग्रहों से इसका संपर्क होगा, जो सैटेलाइट हमने लगा रखे हैं संचार से संबंधित थे, और उपग्रह की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से मोडम इसे डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। डिजिटल सिग्नल में बदल देगा और आप अपने कंप्यूटर पर कांस्टेबल के पेपर देख सकते हैं। तो ये काम करता है मोडम, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, जिससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम कांस्टेबल के पेपर देखना चाहते हैं तो इसमें हेल्पफुल जो होता है मोडम होगा। तो आप देख भी लीजिए, इंटरनेट सेवाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना होती है, ये मोडेम होता है। तो ये आपके इनपुट के पांचों पार्ट हो गए। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, ये हो गया आपका हार्डवेयर। मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की यदि मैं बात करूं तो भारत में हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर ज्यादा विकसित है। एक लाइन लिखिए, नोट डाल के लिखना, भारत में हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर विकसित है। ऐसा क्यों? हार्डवेयर कम विकसित है इसका जो कारण है क्योंकि इसमें पूंजी लगती है। अब इसमें कैपिटल लगती है, इस कारण से यह कम विकसित है। और भारत के पास पैसे की कमी है, भारत इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इस कारण से यह हार्डवेयर कम विकसित है। जबकि सॉफ्टवेयर ये ज्यादा विकसित हैं। इसका कारण क्या है कि भारत में इंग्लिश को प्रधानता दी जाती है, इंग्लिश लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इस कारण से सॉफ्टवेयर ज्यादा विकसित है। भारत के लोग
इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। भाई दिमाग है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इंग्लिश का प्रभाव भारतीयों पर ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ का सॉफ्टवेयर विकसित है। ये मैं नॉर्मल मजाक में नहीं कह रहा। चीन में सॉफ्टवेयर विकसित नहीं है, चीन में हार्डवेयर ज़्यादा विकसित है। चीन में सॉफ्टवेयर इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश को ज़्यादा नहीं मानते हैं। इंग्लिश वहाँ ज़्यादा चलन में नहीं है, वहाँ पर मंडारिन भाषा, उनकी खुद की भाषा ज़्यादा चलन में है। इस कारण से वहाँ पर हार्डवेयर ज़्यादा विकसित है और सॉफ्टवेयर कम विकसित है। क्लियर? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की। सॉफ्टवेयर को आगे हम कई पार्ट्स में बांटते हैं, एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं सॉफ्टवेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं। पेज के बीच में लिखिए सॉफ्टवेयर। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यह है महसूस से संबंधित है और हार्डवेयर जो है फिजिकल टच से संबंधित है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इसे। एक तो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों की बात करेंगे हम। पहले मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहा हूं। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसे दो भागों में बांटते हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्क स्पेसिफिक, कार्य विशिष्ट। कार्य विशिष्ट एक होता है कस्टमर स्पेसिफिक, ग्राहकों को ध्यान में रखकर जो बनाया जाता है कस्टमर स्पेसिफिक। ये जो कार्य विशिष्ट होते हैं और ये वो ग्राहकों के लिए बनाए जाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्क स्पेसिफिक ये क्या होते हैं? जैसे MS वर्ड, आपने नाम सुना होगा। PDF ये तो आपके लिए काफी पसंदीदा शब्द है, लेकिन आपको यहां पर एग्जाम की दृष्टि से यह ध्यान रखना है कि इस PDF का पूरा नाम क्या होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये ध्यान रखना। PDF का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो ओपेरा। ये सारे क्या होते हैं? कार्य विशिष्ट होते हैं, इन पर वर्किंग की जाती है। कस्टमर स्पेसिफिक में सभी प्रकार की एप्स आती हैं। जैसे ऐप देते हैं ना, सभी प्रकार की एप्लीकेशंस, जैसे बैंकों की ऐप, जैसे ICICI बैंक है, इसकी अपनी ऐप है, तो ये क्या होगी? कस्टमर स्पेसिफिक होगी, ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इसमें इतनी ही बात करनी है। अब देखिए ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या है? यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। एक तो यह है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच की
संयोजी कड़ी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की संयोजी कड़ी है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन जोड़ता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जोड़ता है। अब देखिए यह क्या काम करता है, एक लाइन लिखिए। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें यह बताता है कि इनपुट को दिया गया आदेश इनपुट की बात हम कर चुके हैं, हमें परिणाम क्या बताता है। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो अन्य सॉफ्टवेयर कब और कैसे काम करेंगे इसके बारे में यह हमें बताता है। एक ब्रैकेट में या स्टार डाल के लिख दीजिए। यह हमें बताता है कि, सिंपल लैंग्वेज है ये, कि बाकी के सॉफ्टवेयर कब वे कैसे काम करेंगे। बाकी के सॉफ्टवेयर कब व कैसे काम करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिनक्स और एक होता है विंडो। उनकी बात मैं करूंगा, एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। आप इसे ऐसे करके लिखना। यहां पर मैं इसको यहां ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। विंडो, एक विंडो होता है, एक लिनक्स होता है। देखिए विंडो किस में इस्तेमाल होते हैं आप जानते हो, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। देखिए ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, कहते हैं ना नई विंडो आ गई, उस तरीके से। और ये जो लिनक्स है ये मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एंड्रॉयड फोन होते हैं ना, एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड लिनक्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये। अब देखिए ये जो विंडो है इसमें आप देखिए, मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं, जैसे विंडो 10, 8 वगैरह, ये आप सुनते रहते हो। ये जो विंडो है ये है क्लोज एंड सॉफ्टवेयर। इसको क्लोज एंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि इसे खरीदना पड़ता है, ये डाउनलोड नहीं होते। क्लोज एंड सॉफ्टवेयर, इसमें लिखो, इसे खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। और जबकि ये जो मोबाइल में जो इस्तेमाल होते हैं इन्हें कहते हैं
ओपन एंड सॉफ्टवेयर। ये डाउनलोड किए जाते हैं, इन्हें खरीदना पड़ता है, इस कारण से इन्हें क्लोज एंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और इन्हें डाउनलोड करना पड़ता है, इस कारण से इन्हें ओपन एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्लोज एंड सॉफ्टवेयर है, आपके ऑप्शन बना के दे देगा, तो विंडो एक क्लोज एंड सॉफ्टवेयर है। कहां पर इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर में। इसी तरीके से लिनक्स क्या है? तो लिनक्स जो है मोबाइल में इस्तेमाल होता है, जो कि ओपन एंड सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे डाउनलोड करना पड़ता है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी प्राप्त की है। ये आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि कांस्टेबल तो अभी चर्चा में है, इस कारण से है। ये आपके लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर बेसिक कंप्यूटर आपके सिलेबस में होता है। हालांकि यदि आप कंप्यूटर का ही कोई पेपर दे रहे हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही निचले तबके का हो जाएगा, लेकिन जनरल कंप्यूटर मुझे लगता है ये आपके लिए फुलफिल रहेगा। तो इस पार्ट में हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त की है। इसके अगले पार्ट में मैं इंटरनेट के बारे में बात करूंगा, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर से संबंधित समस्या है उसको आप दूर कर सकें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।